हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमरनाथ। समाजशास्त्र की ई क्लास में आप सभी का स्वागत है और हम ये आशा करते हैं आप सभी लोग घर पर रहकर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी के साथ ही आप सभी के परिवार के सभी सदस्य भी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप सभी के ध्यान भी रखिए। आज के जो हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक शक्तियाँ, फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांतियाँ। आपको ये टॉपिक स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। यानी कि अभी तक हम लोग जो है समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में भी पढ़ चुके हैं। तो उसमें संक्षिप्त रूप में हमने कुछ बताया था कि जो है समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्तियाँ फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति के दौरान रही हैं, उन सभी को हमने संक्षिप्त रूप में बताया था। अब यहाँ भी वही चीज़ है कि समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में कौन सी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्तियाँ रही हैं जो कि उत्तरदायी रही हैं। और ये जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्तियाँ हैं, ये जो है फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांतियों के संदर्भ में ही यहाँ पर बताई जा रही हैं आपको, और उसी की हमें व्याख्या करनी है कि फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति के कारण जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियाँ उत्पन्न हुई, या जो इस प्रकार की शक्तियाँ उत्पन्न हुई, वो किस तरह से जो है उत्तरदायी रही हैं या उसका कारण बनी समाजशास्त्र के उद्भव और विकास का, उसी के बारे में जो है। तो आइए देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियाँ, फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांतियाँ। वैसे हम सभी अभी तक जान चुके हैं कि समाजशास्त्र के जो प्रतिपादक रहे हैं, जनक रहे हैं या पिता कहलाते हैं, वो अगस्त काम्टे हैं। इनका जन्म फ्रांस में 1798 ईस्वी में हुआ था और फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। इसको भी आप सभी लोग भली बात आप सभी को याद हो गया होगा, आप सभी ने उसमें पढ़ा भी होगा, जो शुरुआत में हमने लेक्चर्स दिए थे। और जो काम्ट की जो शिक्षा दीक्षा हुई इसी काल में हुई थी, और जो इस समय उनका शिक्षा दीक्षा का काल था, वो उस दौरान हुआ जब फ्रांस में क्रांति उत्पन्न हो गई थी या फ्रांस में क्रांति चल रही थी। और ये ऐसा दौर था जब क्रांति के विनाशकारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पराकाष्ठा पर थे, यानी कि चरम पर थे। कि जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उसके कारण जो उथल पुथल हुआ था, जिसका प्रभाव सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से था, ये चरम पर था। कांट ने फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों को देखा था, उसे महसूस किया था, क्योंकि हमने इसके पहले बताया कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसका आधार ये था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। और उसके पहले वहाँ पे राजतंत्र था और सामंतवाद था। तो इस क्रांति के कारण काफ़ी उथल पुथल हुआ फ्रांसीसी समाज में, और जिसका प्रभाव भी हमने पहले बताया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रहा है, उस पर पड़ा। और इसके जो परिणाम पड़े या हुए, इसको कांट ने बहुत प्रत्यक्ष रूप से देखा और महसूस किया, उस पर चिंतन भी किया। तो इसको लेकर के, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, इसके पश्चात के जो विनाशकारी परिणाम रहे, इसको ले करके अगस्त काम्ट काफ़ी बेचैन रहते थे। हमेशा मानसिक उथल पुथल बना रहता था कि हमेशा उसी के बारे में चिंतन किया करते थे, क्योंकि वहाँ की जो गरीब जनता थी, जिनकी स्थिति निम्न थी, जो साधन विहीन लोग थे, उनकी स्थिति को लेकर के अगस्त काम्टे
काफ़ी परेशान रहते थे। इस कारण अगस्टाम निरंतर प्रयासरत रहे कि समाज की अव्यवस्था को, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति के कारण व्यवस्था अव्यवस्था में बदल गई थी, अव्यवस्थित हो गया था समाज, काफ़ी कुछ बदल चुका था, तो अगस्ट काम्टे प्रयास कर रहे थे कि समाज की अव्यवस्था को कैसे समाप्त किया जाए और अव्यवस्था के स्थान पर सुव्यवस्था या व्यवस्था को कैसे पुनः स्थापित किया जाए, जिससे अस्थायित्व बनी रहे फ्रांसीसी समाज में। काम्ट की इसी परेशानी और बेचैनी ने 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र की स्थापना की या समाजशास्त्र की स्थापना का कारण बना। क्योंकि आप जाहिर सी बात है कि अगर काम्ट वहाँ की परिस्थितियों के बारे में, फ्रांसीसी समाज के बारे में ना सोचते, ना चिंतन करते, और जो वहाँ की जो है अव्यवस्था फैल गई थी उसके समाधान के लिए ना सोचते, ना चिंतन करते, ना प्रयासरत रहते, तो जाहिर सी बात है वो एक ऐसे विषय की कल्पना क्यों करते कि जो इन परिस्थितियों का जो है वैज्ञानिक अध्ययन करे और समाधान प्रस्तुत करे। तो इसी कारण कहा जाता है कि जो है उनकी जो परेशानी और बेचैनी जो थी 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना का कारण बनी। 1760 के आसपास ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, और इसको हमने जब समाजशास्त्र का उद्भव और विकास बता रहे थे उसमें भी हमने जिक्र किया था औद्योगिक क्रांति के बारे में। इस क्रांति के प्रभाव के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड एवं यूरोपीय देशों तथा बाद में अन्य महाद्वीपों में भी सामाजिक और आर्थिक जीवन में उथल पुथल हुआ या आमूलचूल परिवर्तन हुआ, यानी कि बड़े स्तर पर परिवर्तन हुआ। शहरों का विकास हुआ, यानी नगरों का विकास हुआ। परंपरावादी या परंपरागत कृषक समाज में परिवर्तन आए, यानी कि जो परंपरागत कृषक समाज था, किसान समाज था, उसमें भी परिवर्तन आ गया। औद्योगिक समाज और नगरीय समाजों में अनेक परिवर्तन प्रारंभ हुए। इन परिवर्तनों का प्रभाव परंपरावादी और परिवर्तनवादी विचारों पर पड़ा, यानी कि जो औद्योगिक समाज और नगरीय समाजों में अनेक परिवर्तन हुए, यानी कि व्यापक स्तर पर जो परिवर्तन हुए, इस प्रकार के परिवर्तनों का प्रभाव जो परंपरावादी और परिवर्तनवादी विचार थे उन पर पड़ा। इसका प्रभाव, इनका अध्ययन भी समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में करना अपेक्षित है, यानी कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में इनका भी अध्ययन किया जा सकता है, यानी कि इनकी भी भूमिका रही है समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास में। काम्ट की तरह ही और भी अनेक सामाजिक विचारक फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के विनाशकारी परिणामों से प्रभावित हुए और समाजशास्त्र एवं अन्य चिंतन के क्षेत्रों में अनेक प्रगतिशील विचार विकसित हुए, यानी कि जो फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति हुई उस दौर में काम्ट की तरह ही और भी अनेक सामाजिक विचारक या विद्वान थे जो कि इन क्रांतियों के भयावह परिणाम से प्रभावित हुए, और इसके आधार पर ही या इसके परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र एवं अन्य चिंतन के क्षेत्रों में अनेक प्रगतिशील विचार विकसित हुए। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांतियों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाए, यानी कि जब फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन हुआ या फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति के वजह से जो विनाशकारी या भयावह परिणाम हुए, इससे उस समय के जो महान विचारक थे काम्ट, अगस्ट काम्ट, और इसी तरह और भी अनेक विद्वान थे उस समय के, वो सभी प्रभावित हुए, और इसका प्रभाव या इसके प्रभाव से समाजशास्त्र या अन्य चिंतन के क्षेत्रों में
अनेकों विचार विकसित हुए। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि यह जरूरी हो जाता है कि फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांतियों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाए, जिससे उसका पता चल सके कि इसकी क्या भूमिका थी। उन परिस्थितियों एवं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का अध्ययन किया जाए जो इन क्रांतियों के समय पैदा हुई और उनका बौद्धिक जगत विशेष रूप से समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास पर पड़ा। यानी कि उनका बौद्धिक जगत पर विशेष रूप से समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास पर पड़ा। यानी कि उस दौर से, यानी कि जो क्रांतियों का दौर था, उससे जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई या एक नई शक्ति संरचना पैदा हुई, इसका भी अध्ययन किया जाए जो इन क्रांतियों के समय पैदा हुई और उनका बौद्धिक जगत जो कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास को प्रभावित किया या उद्भव में योगदान दिया, इसका भी अध्ययन किया जाना आवश्यक है। और इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांतियों का बड़े स्तर पर व्यापक या इसका विवेचना या व्याख्या किया जाना आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पे फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांतियों की विवेचना प्रस्तुत की जा रही है या हम सभी इसकी चर्चा कर रहे हैं। इस क्रांति का फ्रांसीसी समाज व्यवस्था को नवीन स्वरूप प्रदान करने के साथ ही साथ यूरोप के अन्य देशों पर भी इसका उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा, यानी गहन और व्यापक प्रभाव पड़ा। यानी कि ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, इसके कारण फ्रांस में एक नई सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न हुई और इसने केवल फ्रांस पर ही असर नहीं डाला, परिवर्तन नहीं किया, बल्कि इसके साथ ही साथ यूरोप के अन्य देशों पर भी इसका गहन और व्यापक प्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से ही या परिणाम से पूर्व इसमें, यानी कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम से पूर्व की जो उस स्थिति थी और ये जो उसका घटनाक्रम रहा है, इसका अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि अगर हम क्रांति के पहले की स्थिति को नहीं जानेंगे तो आखिर ये क्रांति क्यों हुई, इसके क्या कारण थे, क्या वहाँ पे सामाजिक संरचना थी, इसको जानना आवश्यक हो जाता है ताकि हम इसको वैज्ञानिक तरीके से समझ सकें कि आखिर ये क्रांति क्यों हुई, इसका क्या उद्देश्य था। चलिए देखते कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम से पूर्व या फ्रांस की क्रांति से पहले वहाँ जो घटनाएं घटित हुई या जो स्थिति थी, उसका हम लोग चर्चा करते, उसकी व्याख्या करते हैं क्रमबद्ध तरीके से। फ्रांसीसी सामाजिक संरचना सामंतवादी संपत्ति स्टेटों में विभाजित थी और प्रत्येक समाज में स्तरीकरण की व्यवस्था होती थी। कोई भी समाज बिना श्रेणी विभाजन के संगठित और व्यवस्थित नहीं रह सकता था। यानी कि वहाँ स्तरीकरण की व्यवस्था पाई जाती थी सामंतवादी व्यवस्था में, और उसके पहले हमने बताया कि वहाँ संपत्ति स्टेटों में विभाजित थी। अन्य यूरोपीय समाजों की तरह फ्रांस में भी सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था क्रांति से पूर्व स्टेट ही थी। इस स्तरीकरण की व्यवस्था में एक वर्ग श्रेणी या स्टेट दूसरे वर्गों से उच्च या निम्न होता था। यानी कि उस समय जो स्तरीकरण की व्यवस्था थी, समाज स्तरों में विभाजित था और वह संपत्ति स्टेटों में विभाजित थी। तो होता क्या था कि हर श्रेणी दूसरी श्रेणी से
उच्चता या निम्नता के आधार पर बांटी थी। कोई कोई श्रेणी उच्च थी तो कोई श्रेणी दूसरे से निम्न थी। उस समय की व्यवस्था थी। फ्रांस में इस उच्चता और निम्नता का निर्धारण वर्गों को प्राप्त अधिकार और प्रतिबंधों के आधार पर होता था। यानी कि ये जो उच्चता और निम्नता का निर्धारण होता था कि कौन सा वर्ग उच्च होगा, कौन सा निम्न होगा, इसका भी कोई आधार होना चाहिए था। ऐसे तो हो नहीं जाएगा कि कोई अगर अपने आप से कहने लगे कि नहीं मैं उच्च हूँ, तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा। उसका कोई ना कोई आधार तो होना चाहिए था। तो यही यहाँ पे हम कह रहे हैं, बता रहे हैं कि फ्रांस में उस समय पाई जाने वाली उच्चता और निम्नता का निर्धारण वर्गों को प्राप्त अधिकार और प्रतिबंधों की व्यवस्था थी। यानी उन पर कितने प्रतिबंध लगाए गए हैं ये, और किसी वर्ग को कितने अधिकार प्राप्त हैं, इसके आधार पर होता था वर्गों का विभाजन। फ्रांस में प्रमुख रूप से स्तरीकरण में 3 श्रेणियां या स्टेट थीं। यानी कि फ्रांस में जो स्तरीकरण की व्यवस्था उस समय थी, उस समय मुख्य रूप से 3 श्रेणियां या स्टेट थीं। और इन तीनों श्रेणियों और स्टेटों की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज यहीं तक। जो अभी तक हमने बताया इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और स्पष्ट हो जाइएगा। धन्यवाद।